Hello friends, today we will discuss an important topic of banking which is nomination. Nomination facility was introduced on 29th of March 1985 under section 45ZA to Z 45ZF of the Banking Regulation Act 1949। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के जितने भी बैंक हैं वो सभी के सभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू रेगुलेट होते हैं। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी को कंपलसरी बनाने के लिए 29 मार्च 1985 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ नए आर्टिकल्स को ऐड किया गया जो 45ZA से लेकर 45ZF के बीच में हैं, और इन आर्टिकल्स के थ्रू नॉमिनेशन फैसिलिटी को कंपलसरी बनाया गया था। अब देखिए, कानून तो बनाया सरकार ने या हमारी पार्लियामेंट ने कानून को बनाया, लेकिन कानून सिर्फ ऊपरी लेयर का काम करते हैं। इनके अंदर जाने के लिए या चीज़ों को समझने के लिए, डिटेल में जाने के लिए कुछ रूल्स बनाना होते हैं। तो इसीलिए 1985 में बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स बनाए गए हैं। तो हम जो पढ़ेंगे या जिस बेस पर हम स्टडी करेंगे वो बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स के बेस पर ही स्टडी करेंगे। तो जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है, नॉमिनेशन फैसिलिटी तीन तरह के अकाउंट्स पर अवेलेबल है या तीन तरह के अकाउंट पर कंपलसरी की गई है। तीन तरह के कौन कौन से अकाउंट हैं? इसमें पहला हमारा डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा है सेफ डिपॉजिट ऑफ आर्टिकल्स अकाउंट, और तीसरा है हमारा लॉकर्स अकाउंट। तो इन तीन तरह के अकाउंट्स पर नॉमिनेशन को कंपलसरी किया गया है। अब जब नॉमिनेशन किया जाता है तो कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या प्रोविज़न है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो भी जैसा मैंने डिस्कस किया था कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में रिफॉर्म करके ही कुछ नए सेक्शन को जोड़ा गया था। तो कौन कौन से सेक्शन हम देखते हैं। तो अभी हम एक बात और भी कर रहे थे कि तीन तरह के अकाउंट पर नॉमिनेशन को कंपलसरी किया गया। वो कौन कौन से अकाउंट है? डिपॉजिट अकाउंट, सेफ कस्टडी अकाउंट एंड लॉकर्स अकाउंट। तो डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 45ZA में। इसी तरह सेफ अकाउंट से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 45ZC में है, और लॉकर्स अकाउंट के नॉमिनेशन से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो 45ZE में आपको मिलेंगे। इसी तरह जब अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को प्रॉपर्टी को हैंडओवर करना होता है, तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो डिपॉजिट अकाउंट के केस में 45ZB में है, सेफ कस्टडी अकाउंट के केस में 45ZD में है, और लॉकर्स के केस में सेक्शन 45ZF में प्रोविजन दिए गए हैं। अब एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है कि यदि मान लीजिए कोई अकाउंट होल्डर अपना किसी को नॉमिनी बनाना चाहता है तो एक अकाउंट में कितने नॉमिनी हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक लिस्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अकाउंट्स के नाम मैंने लिखे, यहाँ पर नेचर ऑफ अकाउंट, और यहाँ पर नॉमिनी कितने हो सकते हैं ये बताया। तो यहाँ पर हम लोग देखें जो डिपॉजिट अकाउंट होता है, डिपॉजिट अकाउंट में जो सिंगल डिपॉजिट अकाउंट या जॉइंट अकाउंट है उसमें केवल एक नॉमिनी ही हो सकता है। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, जैसे मान लीजिए रमेश नाम के पर्सन है, एक व्यक्ति है, और इनके एक बेटा है, बेटे का नाम है राहुल और बेटी का नाम है रिया। अब वो अपने अकाउंट में नॉमिनी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, अपने बेटे को भी और अपनी बेटी को भी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो या तो अपने बेटे राहुल को नॉमिनी बना सकते हैं या अपनी बेटी रिया को नॉमिनी बना सकते हैं। दोनों को नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा हम लोग देखें सेफ कस्टडी अकाउंट। जो सेफ कस्टडी अकाउंट यदि ओनली सिंगल अकाउंट यानी एक व्यक्ति के नाम से अकाउंट है तो इस केस में भी एक ही नॉमिनी होगा। लॉकर्स के केस में यदि सिंगल पर्सन का अकाउंट है ये, तब उस केस में भी एक ही नॉमिनी होगा। जॉइंट अकाउंट है, यदि नॉर्मल अकाउंट जॉइंट अकाउंट है तो एक ही नॉमिनी होगा। लेकिन यदि अलग अलग ऑपरेट करने वाले लोग हैं, मान लीजिए एक ही लॉकर्स है और लेकिन ऑपरेट कई लोग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम 2 लोग नॉमिनी हो सकते हैं। जो हमारा इंडियन बैंकिंग एक्ट है उसके हिसाब से 2 लोग ही नॉमिनी हो सकते हैं। अब ये बैंक एम्प्लॉइज को पता होना चाहिए कि नॉमिनेशन के लिए किस फॉर्म का यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, अलग अलग अकाउंट्स के लिए अलग अलग फॉर्म होते हैं।
तो डिपॉजिट अकाउंट की यदि हम बात करें तो डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनी को रजिस्टर्ड करने के लिए DA1 फॉर्म यूज किया जाता है। लेकिन यदि अकाउंट होल्डर अपने नॉमिनी का नाम कैंसिल कराना चाहता है तो इसके लिए वो DA2 अकाउंट यूज करेगा, और कोई बदलाव चाहता, कोई वेरिएशन चाहता है तो DA3 अकाउंट यूज करेगा। सेफ कस्टडी अकाउंट के केस में रजिस्ट्रेशन के लिए SC1 फॉर्म, कैंसिलेशन के लिए SC2 फॉर्म और वेरिएशन के केस में S3 फॉर्म का यूज किया जाएगा। और लॉकर अकाउंट है यदि तो ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए SL1 या यदि लॉकर जॉइंट अकाउंट है तो SL1A फॉर्म का यूज किया जाएगा। और कैंसिलेशन के केस में यदि नॉमिनी का नाम कैंसिल करना है तो उसके लिए SL2 फॉर्म, और वेरिएशन के लिए SL3 या SL3A जॉइंट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां मैंने आपको फॉर्म्स के बारे में बताया कि कौन कौन से फॉर्म हमें यूज करना होंगे। कंपल्सरी नॉमिनेशन, एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या नॉमिनेशन कंपल्सरी है? तो याद रखना, जनरली नॉमिनेशन कंपल्सरी है, यानी बैंक की ड्यूटी है कि जब भी बैंक में कोई भी पर्सन अकाउंट ओपन करवाए तो उससे नॉमिनी का नाम जरूर पूछे, रिटर्न मिले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अकाउंट होल्डर किसी को भी अपना नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं, वो नॉमिनी का नाम देने से मना करते हैं। तब ऐसी कंडीशन में बैंक की ड्यूटी है कि बैंक अकाउंट होल्डर से रिटर्न में रिफ्यूजल लेटर ले, और रिफ्यूजल लेटर में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि अकाउंट होल्डर किसी भी नॉमिनी को नहीं चाहता है, और इसकी रिटर्न डिटेल बैंक के पास हमेशा होनी चाहिए। एक्नॉलेजमेंट, यानी बैंक के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो जैसा आपको पता है बैंक के पास कस्टमर का KYC होना कंपलसरी है, लेकिन नॉमिनेशन की बात करें तो जो हमारा बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स 1985 है, उसके हिसाब से जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, अकाउंट होल्डर चाहे वो डिपॉजिटर्स हों या लॉकर हायर्स हों, इन सभी के नॉमिनी का नाम बैंक के पास होना चाहिए। यदि मान लीजिए नॉमिनी को वो बदलते हैं या कैंसिल करते हैं तो उनसे रिलेटेड जो कैंसिलेशन या वेरिएशन फॉर्म है, इनकी भी रिटर्न कॉपी बैंक के पास होनी चाहिए। नॉमिनेशन इन डिपॉजिट अकाउंट्स, इसको थोड़ा डिस्कस करें हम लोग। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट, यहां पर देखिए, नॉमिनेशन इज अवेलेबल फॉर अकाउंट्स ओनली इन इंडिविजुअल कैपेसिटी इंक्लूडिंग फॉर नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट अकाउंट। देखिए, जितने भी सिंगल पर्सन के अकाउंट्स होते हैं, इन सभी का नॉमिनी का नाम होना जरूरी है, इन सभी का नॉमिनेशन होना जरूरी है। अब चाहे वो इंडियंस के अकाउंट हो और चाहे वो फॉरेनर्स के अकाउंट हो। यदि नॉन रेजिडेंट इंडियंस के भी अकाउंट है, जैसे FCNR अकाउंट है, NRE अकाउंट है या NRO अकाउंट है, तो जितने इन अकाउंट्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो इन सभी में नॉमिनी का नाम होना जरूरी है। तो जितने भी मैंने कहा सिंगल नेम अकाउंट्स, इन सब में नॉमिनी का नाम होना कंपल्सरी है। इन ज्वाइंट अकाउंट इट शुड बी मेड बाय ऑल ज्वाइंटली। एक बात और थोड़ा समझ लीजिए, इसमें यदि कोई ज्वाइंट अकाउंट है तो सब लोग मिलकर एक नॉमिनी बना लेते हैं। अच्छा, नॉमिनी माइनर्स भी हो सकता है, या ऐसे समझ लीजिए यदि एक माइनर का केस अकाउंट है या एक माइनर किसी अकाउंट का अकाउंट होल्डर है, तो ऐसी कंडीशन में उसके गार्जियन ये डिसाइड कर सकते हैं कि नॉमिनी कौन होगा। लेकिन याद रखिएगा, जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है ये केवल रियल पर्सन के अकाउंट या नेचुरल पर्सन के अकाउंट में ही पॉसिबल है। आर्टिफिशियल या इमेजिनरी पर्सन जैसे कि ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म या कोई भी कंपनी या क्लब, इन सब में नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, यानी किसी भी कंपनी के अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं होता है, उनके लिए नॉमिनेशन कंपल्सरी नहीं होता। पेंशन अकाउंट्स की भी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, पेंशन अकाउंट में नॉमिनेशन एक अलग रूल से काम करता है। यहाँ पर हम नॉर्मल पेंशन रूल की बात करेंगे तो जो पेंशन नॉमिनेशन रूल्स 1983 के जो रूल हैं वो पेंशन अकाउंट्स पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये रूल सिर्फ पेंशन ट्रांसफर करने के लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक पर्सन है रमेश और उनकी पत्नी है सीमा। अब रमेश ने क्या किया कि अपने पेंशन अकाउंट का नॉमिनी बनाया अपने बेटे राहुल को।
लेकिन रमेश की डेथ हो गई, ये मर गए। अब इन्होंने क्या किया, मरने से पहले अपने अकाउंट को नॉमिनी बनाया था सीमा को, अपने अकाउंट को नॉमिनी बनाया सीमा को। सॉरी, यहां पर थोड़ा मिस्टेक है, सीमा नहीं, अकाउंट को नहीं, अकाउंट ट्रांसफर। देखिए थोड़ा समझना, इनके जो नॉमिनी हैं पेंशन नॉमिनी एक्ट के तहत इनकी जो नॉमिनी बनेंगी इनकी वाइफ सीमा बनेगी, क्योंकि यदि रमेश की डेथ हो जाएगी तो उनकी पत्नी का पेंशन पर अधिकार होगा तो वो इनको मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, सीमा इस अकाउंट की नॉमिनी नहीं है, अकाउंट की नॉमिनी नहीं है। हाँ, पेंशन की तो नॉमिनी है, लेकिन अकाउंट की नॉमिनी ये नहीं है। अब सीमा चाहें तो राहुल को अपना नॉमिनी बना सकती हैं। जब इनके नाम से पेंशन अकाउंट ट्रांसफर होगा तो राहुल को अपना नॉमिनी बना सकती हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति को भी, या अपनी बेटी, मान लीजिए इनकी बेटी रिया है, उसको भी अपना नॉमिनी बना सकती हैं। तो पेंशन रूल अलग हैं और बैंकिंग के रूल अलग हैं। तो जो पेंशन ट्रांसफर होगी वो पेंशन रूल के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन जो अकाउंट का पैसा है वो बैंकिंग रूल के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, टाइम फॉर नॉमिनेशन, नॉमिनेशन कब किया जा सकता है? तो याद रखें, नॉमिनेशन किसी भी टाइम किया जा सकता है, एनी टाइम। नॉमिनेशन कभी भी हो सकता है, अकाउंट होल्डर कभी भी नॉमिनेशन कर सकता है, नॉमिनेशन को कैंसिल भी कर सकता है कभी भी, और उसमें वेरिएशन भी कर सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने बार नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स, नॉमिनेशन कंटिन्यूज ऑन रिन्यूअल ऑन ऑफ टर्म डिपॉजिट। देखिए बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई एफडी है, एफडी आरडी ये दोनों आपको मालूम है टर्म डिपॉजिट अकाउंट है। मान लीजिए मैच्योर हो जाते हैं अकाउंट, और अकाउंट के मैच्योर होने के बाद इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाता है तो नॉमिनेशन ऑटोमेटिक कंटिन्यू करता है, यानी कि नॉमिनेशन बदलने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, जो अकाउंट होल्डर है उनके पास ये राइट रहेगा कि वो अपने नॉमिनी का नाम बदल दें, लेकिन कंपलसरी नहीं है। आगे देखें, हु कैन बी नॉमिनी, नॉमिनी कौन बन सकता है? तो याद रखिएगा, नॉमिनी केवल और केवल कोई इंडिविजुअल ही बन सकता है। इंडिविजुअल में कोई रियल पर्सन जैसे रमेश, सुरेश, ये सब, या कोई माइनर, कोई बच्चा भी नॉमिनी बन सकता है, या इंसॉल्वेंट पर्सन जैसे दिवालिया कहते हैं हिंदी में, तो वो व्यक्ति भी नॉमिनी बन सकता है, या एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन भी नॉमिनी बन सकते हैं। लेकिन कोई आर्टिफिशियल पर्सन जैसे फर्म, क्लब, कंपनी, ट्रस्ट, ये सभी के सभी लोग ये नॉमिनी नहीं बन सकते हैं। यानी कंपनी, क्लब, ट्रस्ट, ये सभी के सभी हमारे लीगल पर्सन हैं या आर्टिफिशियल पर्सन हैं, ये नॉमिनी नहीं हो सकते हैं। माइनर इज नॉमिनी। अब याद रखिएगा, यदि माइनर है नॉमिनी, ये मान लीजिए किसी अकाउंट होल्डर ने अपने छोटे बच्चे को नॉमिनी बनाया है, तो अब अकाउंट होल्डर की यदि डेथ हो जाती है तो ये पैसा माइनर के गार्जियन को दिया जा सकता है या उसकी कस्टडी दी जा सकती है। और जो माइनर है जब तक मैच्योर नहीं हो जाएगा, जब तक बड़ा नहीं हो जाएगा, एडल्ट नहीं हो जाएगा, उसे विड्रॉ की पावर नहीं दी जाती है। लेकिन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी या वयस्क होने के बाद वो उस अकाउंट का यूज कर सकता है। हाउ टू नॉमिनेट, नॉमिनेट कैसे करते हैं? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए एक फॉर्म होता है DA1 या DA2 या DA3, ये फॉर्म साइन करना होते हैं। स्टेटस ऑफ नॉमिनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेटस ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी का स्टेटस का ये काफ़ी डिस्प्यूटेड पॉइंट भी है। तो याद रखिएगा, नॉमिनी इज नॉट ए ओनर ऑफ अकाउंट। नॉमिनी कभी भी अकाउंट का ओनर नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट का ट्रस्टी होता है, और उसकी जिम्मेदारी है कि अकाउंट को अपने अंडर में लेकर जो उसके लीगल हेयर्स हैं उनको वो सौंप दे। समझ रहे बात आप लोग? तो याद रखना, यदि अकाउंट होल्डर की डेथ होगी तो बैंक नॉमिनी को प्रॉपर्टी सौंप देगी, और उसके बाद नॉमिनी की जिम्मेदारी है कि वो उस प्रॉपर्टी को उसके कानूनन वारिसों को सौंप दे। तो इस तरह से देखा जाए तो ही इज नॉट द ओनर ऑफ अकाउंट, वो अकाउंट का ओनर नहीं है, और उसके पास डिपॉजिटर जैसे राइट्स नहीं है। ये केवल किसी लीगल हेयर्स को ही मिल सकता है। बैंक ऑब्लिगेशन टू मेक पेमेंट टू नॉमिनी, नॉमिनी को पेमेंट करने से रिलेटेड बैंक के लिए क्या क्या नियम बनाए गए उसको भी जरा हम समझ लें। तो द पेमेंट इज टू बी मेड टू नॉमिनी एक्सेप्ट एज बैंक पर एक्सेप्ट एज पर कोर्ट ऑर्डर। देखिए थोड़ा समझते रहिए,
मान लीजिए यदि अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई तो अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि अकाउंट की प्रॉपर्टी वो नॉमिनी को सौंप दे। लेकिन मान लीजिए यदि ये अकाउंट डिस्प्यूटेड है, तब ऐसी कंडीशन में कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा, यानी कोर्ट जिसको भी आदेश करेगी, बैंक उसको प्रॉपर्टी सौंप देगी। लेकिन कोर्ट का यदि कोई ऑर्डर नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में प्रॉपर्टी नॉमिनी को ही सौंपी जाएगी। ऑन पेमेंट टू नॉमिनी बैंक इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। याद रखिएगा, एक बार यदि बैंक ने पेमेंट कर दिया तो उसके बाद बैंक के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है, बैंक पूरी तरह से फ्री हो जाता है। द प्रीमैच्योर पेमेंट टू द नॉमिनी बिफोर ड्यू डेट इज वैलिड डिस्चार्ज। याद रखना, जैसे मान लीजिए किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई, अब डेथ के समय बैंक नॉमिनी को कब पेमेंट देगा इसकी डेट डिसाइड करते हैं, लेकिन उसके पहले भी यदि पेमेंट दे दिया जाता है, उस डेट के पहले पेमेंट दे दिया जाता है तो ये लीगल होगा। ये इलीगल नहीं, ये गलत नहीं है। लेकिन याद रखना, मान लीजिए नॉमिनी को प्रॉपर्टी मिलने वाली है, लेकिन नॉमिनी उसके बिहाफ पर कोई लोन ले ले या मैच्योरिटी के पहले लोन ले ले तो ये पॉसिबल नहीं, ये इलीगल है। तो याद रखना, नॉमिनी को मैच्योरिटी के पहले कोई भी लोन नहीं मिलेगा और इस तरह के लोन इलीगल लोन होंगे और ऐसी केस में बैंक जिम्मेदार होते हैं। तो वेरिएशन और कैंसलेशन इन नॉमिनेशन, इसको जरा डिस्कस करते हैं हम लोग। तो नॉमिनेशन कैन बी चेंज एनी नंबर ऑफ टाइम्स। याद रखना, कोई भी अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट का नॉमिनी जितने बार चाहे उतने बार बदल सकता है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए कुछ फॉर्म होते हैं, जैसे DA2 फॉर्म का यूज़ करते हैं कैंसिल के लिए, और वेरिएशन के केस में DA3 फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो कैंसिल में DA2 फॉर्म और वेरिएशन के केस में DA3 फॉर्म यूज़ किया जाएगा। अब याद रखना, लेकिन यदि अकाउंट में एक से ज़्यादा पार्टी हैं तो नॉमिनी का नाम बदलते समय सारी पार्टियों के साइन होना कंपलसरी, सारी पार्टी उसमें साइन करेंगे और ये हर तरह के अकाउंट पे ये रूल लागू होते हैं। चेंज इन द टाइटल ऑफ अकाउंट, इसको भी थोड़ा समझ हम लोग। देखिए, जैसे ही टाइटल बदलता है अकाउंट का, मतलब अकाउंट होल्डर का नाम बदलता है, तो जो नॉमिनी है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने अभी एग्जांपल लिया था राहुल या और सीमा। अब की बार मान लेते हैं ये दो लोग हैं और राहुल के नाम से एक अकाउंट है और राहुल की माँ हैं, मदर हैं सीमा। अब राहुल की मान लीजिए एक पत्नी है, उनका नाम है कविता, ये उनकी वाइफ हैं। अब होता क्या है कि राहुल ने अपना नॉमिनी बनाया अपनी मदर सीमा को, राहुल ने अपना नॉमिनी बनाया अपनी सीमा को, लेकिन बाद में राहुल ने अपना अकाउंट ट्रांसफर कर दिया कविता को। तो जैसे ही कविता अकाउंट होल्डर बनेंगी तो सीमा अब नॉमिनी नहीं रहेंगी, इनका नाम नॉमिनेशन से कैंसिल हो जाएगा। अब कविता किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो प्रोसीजर ऑन डेथ, डेथ पर क्या प्रोविजन है। मान लीजिए यदि अकाउंट होल्डर जो है उसकी डेथ हो जाती है, यदि अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई, वो मर गए, तब ऐसी कंडीशन में बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि 6 महीने के अंदर अंदर बैंक उस अकाउंट के नॉमिनी से जाकर के मिलेगा और उसकी प्रॉपर्टी को उसको हैंड ओवर करेगा। लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल अकाउंट्स के लिए होता है, लेकिन यदि वो एक लॉकर अकाउंट है या सेफ डिपॉजिट अकाउंट है तो 3 महीने के अंदर अंदर नॉमिनी से मिलना होता है और 3 महीने में बैंक नॉमिनी से मिलकर प्रॉपर्टी उसको सौंप देगा। सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स, नॉमिनेशन इज अलाउड फॉर सिंगल नेम इंडिविजुअल अकाउंट्स। देखिए, याद रखिएगा, जो नॉमिनेशन है वो सिंगल नेम पर ही होता है, एक ही व्यक्ति के नाम पर होता है या सिंगल नेम अकाउंट्स में कंपलसरी होता है, और ओनली वन नॉमिनी कैन बी अपॉइंटेड। याद रखिए, मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूं कि एक ही व्यक्ति को केवल नॉमिनी बनाया जा सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और समझना होगी, जैसे मान लेते हैं मान लीजिए मिस्टर रमेश हैं और मिस्टर रमेश की ये फैमिली के लोग हैं, मान लीजिए 5 लोग रमेश की फैमिली के लोग हैं। अब ये कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो किसी एक ही पर्सन को नॉमिनी बना सकते हैं, सबको नॉमिनी नहीं बना सकते हैं। ये एक ही पर्सन को नॉमिनी बनाएंगे, लेकिन मान लेते हैं यदि इनके पास 4 अकाउंट हैं,
4 अकाउंट है इनके पास। अब यदि इनके पास 4 अकाउंट है तो चारों अकाउंट में इन्हें अलग अलग नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा, एक ही नॉमिनेशन फॉर्म से काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए यदि ये रमेश और इनका बेटा राहुल नॉमिनी है किसी एक अकाउंट का, तो जरूरी नहीं है राहुल उनके चारों अकाउंट का नॉमिनी हो, तो हर अकाउंट में अलग अलग नॉमिनेशन करना जरूरी है। सेफ्टी लॉकर्स अकाउंट से रिलेटेड देखते हैं, तो नॉमिनेशन इज अवेलेबल फॉर सिंगल एंड जॉइंट नेम लॉकर्स अकाउंट होल्डर्स। याद रखिएगा जितने भी लॉकर होल्डर्स हैं वो भी किसी न किसी को नॉमिनी बनाएंगे। लेकिन यदि लॉकर इस तरह का है जिसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि लोकल जो लॉकर होल्डर्स हैं एक से ज़्यादा हैं, तब ऐसी कंडीशन में 2 लोग, मैक्सिमम 2 लोग नॉमिनी हो सकते हैं। तो जॉइंट ऑपरेटेड लॉकर्स में मैक्सिमम 2 लोग नॉमिनी हो सकते हैं। यहां पर एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए एक यदि किसी लॉकर के एक से ज़्यादा होल्डर हैं और किसी एक की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने पर जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो डेथ होने वाले अकाउंट होल्डर के नॉमिनी और बाकी के जो अकाउंट के या लॉकर के होल्डर्स हैं उनके बीच में प्रॉपर्टी को बांट दिया जाएगा। नेम ऑफ नॉमिनी ऑन पासबुक और एफडीआर, ये भी थोड़ा समझते रहिए। देखिए नॉमिनेशन से रिलेटेड काफ़ी लंबे समय से विवाद चला आ रहा था, इसलिए 3 नवंबर 2008 को आरबीआई ने अपना एक मास्टर सर्कुलर जारी किया था और मास्टर सर्कुलर में कहा गया कि बैंकों की जिम्मेदारी है कि बैंक करें क्या कि नॉमिनी का नाम उसकी पासबुक या एफडीआर के फ्रंट पे ही लिख दें। नॉमिनी का नाम पासबुक पर या एफडीआर पर लिख दिया जाए, ठीक है। विटनेस इन नॉमिनेशन फॉर्म, अब ये क्वेश्चन उठता है क्या नॉमिनेशन जब नॉमिनी का नाम लिखा जाएगा तो उसमें किसी विटनेस की जरूरत होगी? तो मैंने आपको बताया था नॉमिनेशन के लिए DA1, DA2 और DA3 फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखिए आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि DA1, DA2 और DA3 फॉर्म में किसी भी तरह का कोई भी गवाह की जरूरत नहीं है। विटनेस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ DA1, DA2 एंड DA3। इसमें किसी तरह का विटनेस नहीं चाहिए यदि वहां पर साइन किया गया है तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अकाउंट होल्डर इलिटरेट पर्सन होता है, यानी उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, और ऐसी कंडीशन में वो अपने थंब इम्प्रेशन का यूज करता है, अपने अंगूठे की छाप का प्रयोग करता है। तो इस थंब इम्प्रेशन को अटेस्ट करना जरूरी है और इसे अटेस्ट करने के लिए 2 विटनेस चाहिए, कम से कम 2 विटनेस चाहिए। 2 विटनेस को अटेस्ट करेंगे थंब इम्प्रेशन को, लेकिन सिग्नेचर को अटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना सिग्नेचर को अटेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे विटनेस की जरूरत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमिनेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तमाम तरह के केस हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो केस गए हैं या अदर कोर्ट्स में जो केस गए हैं, या इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, ओके, थैंक यू।